जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग जो है सबसे पहले वीडियो को लिंक को कॉपी करिएगा, जहाँ पर आप लोगों में शेयर वाला ऑप्शन आ रहा होगा उस पर क्लिक करिएगा और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं और उसमें आप लोग जो है एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी अभी कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है आप लोगों को कोई डाउट है कि कंटेंट जो है उसमें कोई कमी है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कोई कमी है तो आप बाकायदा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर सुधार करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी भाई अगर आप लोगों को क्लास वगैरह जैसी लग रही है तो आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो फिर क्लास को शुरू किया जाए, बताइएगा। अगर सभी लोग तैयार हैं तो फिर क्लास को शुरू किया जाए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग अपना आज का, कि राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या हैं? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, कठोर है, लचीला है। बताइएगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वो क्या है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, या कठोर है, या लचीला है। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोग आंसर करिएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं बेटा? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ठीक है, आप लोग आंसर करिएगा इसका, और आंसर इस तरीके से करिएगा, पहले का बी, दूसरे का सी। ठीक है, इसके साथ में ये किस भाग में है? तो भाग 4 में है। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वो अवाद योग्य हैं, अर्थात इन्हें जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन कानूनी रूप से देखो वैधानिक हैं, लेकिन इनको न्यायालय में जाकर आप लोग नहीं लागू करा सकते हैं। जैसे कि आप लोग किसको करते हैं? मूल अधिकार के लिए। ठीक है, मूल अधिकार जो है वो वाद योग्य है। ठीक है, चलिए, तो पहले प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया आप लोगों का? तो पहले प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 170, या अनुच्छेद 248। बताइएगा। राज्यों में जो विधान परिषद है उसके सृजन के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को जो है वो अपनाया जाता है? तो सही आंसर आप लोगों का दूसरे प्रश्न का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 169। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के सृजन हेतु जो है वो प्रक्रिया का वर्णन है। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? बताइएगा। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष है। ठीक है, अनुच्छेद 233 में क्या है? तो अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश है। किसका उल्लेख है? जिला न्यायाधीश का उल्लेख है। अनुच्छेद 170 जो है इसमें क्या है? तो विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान है। क्या है बेटा? विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान। अब आप लोग बता दीजिएगा किन किन राज्यों में विधान परिषद है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कितने राज्यों में विधान परिषद है, और राज्यों के नाम भी लिख दीजिएगा। और अनुच्छेद 248 में क्या है? तो अविशिष्ट विधायी शक्तियाँ, अविशिष्ट विधायी शक्तियाँ संघीय संसद को सौंपी गई। ठीक है, तीसरे प्रश्न का सही आंसर दूसरे प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? तो ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
तीसरा प्रश्न है हमारा कि एन्ना जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, राजस्थान में, झारखंड में या मध्य प्रदेश में? बताइएगा। जो एन्ना जलप्रपात है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, राजस्थान में है, झारखंड में है या फिर मध्य प्रदेश में है? तो देखिएगा भैया, एन्ना जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में किस नदी के ऊपर है? तो नर्मदा नदी के ऊपर। किस पर है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नर्मदा नदी पर ही मध्य प्रदेश में एक और जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? कपिल धारा है। और एक और है जिसका नाम क्या है? दुग्ध धारा है। ठीक है, और दोनों कहाँ पर हैं? तो एमपी में है, नर्मदा नदी के ऊपर ही स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में कौन से हैं? तो देखिएगा, कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात है। कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है, और जो कि किस नदी पर है? बराही नदी पर है। ठीक है, यहीं पर जो है शिवसमुद्रम जलप्रपात है। कौन सा है बेटा? शिवसमुद्रम जलप्रपात है। और यहीं पर ये किस नदी पर है बेटा? तो कावेरी नदी पर है। ठीक है, कर्नाटक के अंदर ही। यहीं पर जोग या गरसोप्पा है, कर्नाटक में। ठीक है, और ये किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा, राजस्थान में बेटा है एक, कौन सा है? तो राजस्थान में एक है पुनासा जलप्रपात, और एक है चुलिया जलप्रपात। ठीक है, और ये दोनों जलप्रपात जो हैं वो किस नदी पर हैं? तो चंबल नदी के पर है। ठीक है, झारखंड में आप लोगों को पता ही है हुंडरू जलप्रपात है। और किस नदी पर है बेटा? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो भैया तीसरे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोगों का मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चौथा प्रश्न है कि सर्दियों में लौटते हुए मानसून से किस तट पर वर्षा होती है? कोकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। सर्दियों में लौटते हुए मानसून से किस तट पर वर्षा होती है? जो लौटता हुआ मानसून होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून। क्या कहते हैं बेटा? उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। और ये कब होती है? तो सर्दियों के समय। और ये वर्षा जो होती है सर्दियों के समय कहाँ होती है? तो कोरोमंडल तट पर होती है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, इसके साथ में यहीं पर एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि सर्दियों में जब उत्तरी भारत के मैदानी भागों में, लिख लीजिएगा, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में, ठीक है, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा जो होती है, प्रश्न पूछा गया है, शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ। क्या होता है? उसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, या इसी को हम लोग कहते हैं जेट स्ट्रीम। क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम के कारण होती है। याद रखिएगा, जो उत्तरी भारत के मैदानी भाग है ना, इनमें जब सर्दियों में वर्षा होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और राजस्थान में इस वर्षा को जब क्या कहा जाता है? राजस्थान में वर्षा को, मतलब जो सर्दियों में वर्षा होती है, मावट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए सही आंसर क्या हो गया? तो सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन। आगे बढ़े। पांचवा प्रश्न है हमारा कि स्वराज्य पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? 1916, 1923, 1922 या 1925? बताइएगा। तो देखिएगा, जो स्वराज्य पार्टी है इसका गठन जो था वो कहाँ हुआ था? वर्तमान में प्रयागराज।
ठीक है। और इसका गठन किसने किया था? तो CR दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने मिलकर कब किया था? 1923 में किया था। ठीक है। 1916 में क्या हुआ था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है। इसके साथ में जो उस समय का वायसराय था हार्डिंग, ठीक है, हार्डिंग को BHU का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है BHU के पहले कुलपति कौन थे। इसके साथ में ही पूना में जो था 1916 में, ठीक है, 1916 में पूना में क्या होता है? महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है बेटा। इसके बाद में 1922 में क्या हुआ? तो आप लोगों को पता है 5 फरवरी 1922 को कौन सी घटना होती है? तो चोरी चोरा। ठीक है। इसके साथ में ही इसको याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को क्या होता है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है बेटा, तो मैंने एक साथ सबको बता दिया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन आप लोगों के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए। छठा प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किसे क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर या गोपाल कृष्ण गोखले? बताइएगा कि निम्न में से किसे जो है वो क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए बेटा? जल्दी से बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो हैं इनको जो है क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। किसकी स्थापना की? इंडिया हाउस की स्थापना। ठीक है। इन्होंने जी ही लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का भी गठन किया था। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गरम दल के नेता थे और इन्होंने जो है वो मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में था और केसरी जो कि मराठी भाषा में थी नाम के 2 पत्र निकाले थे। मराठा और केसरी नाम के 2 पत्र निकाले थे। इसके साथ में बाल गंगाधर तिलक ने ही नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, क्या नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और बाल गंगाधर तिलक ने ही क्या शुरू किया था? शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव। शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव को प्रारंभ किया। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके साथ में जो गोपाल कृष्ण गोखले थे इनको क्या कहा जाता था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता था। ठीक है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छठे प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 7वां प्रश्न है हमारा कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, राजराज प्रथम या विष्णुवर्धन ने? तो देखिएगा, एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर हैं कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसका निर्माण जो था वो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। किसने? तो एक राष्ट्रकूट शासक था जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। उसने एलोरा के अंदर जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कराया था। ठीक है, और जो एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं, ठीक है, एलिफेंटा के गुहा मंदिर का निर्माण
गुहा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने। ठीक है, किसके द्वारा कराया गया? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया। इसके साथ में ही एलोरा की जो गुफा है ना, एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 34 शैलकृत गुफाएं हैं, ऐसे याद रखिएगा, 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ठीक है, बाकी इन गुफाओं के बारे में किसी और दिन कोई प्रश्न ले लेंगे कि कौन सी गुफा बौद्ध धर्म को समर्पित है, कौन सी जैन को है, कौन सी अन्य धर्मों को समर्पित है। ठीक है, जो नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो महाबलीपुरम में एकाश्म रथ मंदिर क्या बनवाया था? एकाश्म रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है, जिनमें सबसे छोटा रथ कौन सा है? सबसे छोटा रथ जो है वो कौन सा है बेटा? तो द्रौपदी रथ है। ठीक है, याद रखिएगा। राजराज प्रथम जो थे इन्होंने कौन सा बनवाया था? तो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था। और रथ मंदिरों की संख्या कितनी है बेटा? बताइएगा कोई? तो 7 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है बोलीविया, इथोपिया, अजरबैजान या कजाकिस्तान। और आप लोग चारों देशों की ज़रा राजधानी भी बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो भू आवेष्टित देश है वो कौन सा है। और जो चार के चारों देश हैं, चार के चारों देश ही भू आवेष्टित हैं। ठीक है, तो चारों देशों की आप लोग राजधानी बताइएगा। तो देखिएगा, बोलीविया की राजधानी बेटा क्या है? लापाज है। इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा है। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी बाकू है। और कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। ठीक है, और सबसे बड़ा भू आविष्टित देश जो है वो कौन सा है बेटा? कजाकिस्तान है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर एक देश पड़ता है बोलीविया के पास में, पराग्वे, दक्षिण अमेरिका का। ये भी एक भू आविष्टित देश है। 2 ही ऐसे देश हैं दक्षिण अमेरिका के जो कि क्या है? भू आविष्टित देश हैं। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न है हमारा कि नोगरा वाइलम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर या त्रिपुरा। बताइएगा कि नोगरा वाइलम अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइएगा। तो मेघालय में बेटा कौन सा है? नोकरेक है और बाल पक्रम है। ठीक है, मिजोरम में कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। तो मुरलेन है और फांगपुई है। मणिपुर में सिरोही है और केबुल लामझाओ है। ठीक है, त्रिपुरा में कौन सा है? तो त्रिपुरा में जो है वो क्लाउडेड लेपर्ड है। कौन सा है बेटा? क्लाउडेड लेपर्ड है। और इसी के साथ में यहीं पर एक और है जिसका नाम है सिपाही जाला। ठीक है, ये भी है। और नोगरा वाइलम जो है वो कहाँ पर है बेटा? तो 9वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मेघालय के अंदर स्थित है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है कि 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में किन बैंकों का विलय किया गया? आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का। ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, विजया बैंक और देना बैंक का, और इलाहाबाद बैंक का। देखिएगा, भारत में इस समय कितनी राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं? तो 12 हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का क्या कर दिया गया था? विलय कर दिया गया था। सही आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय जो है वो किस बैंक में किया गया है? तो यूनियन बैंक में किया गया है। किस में? यूनियन बैंक में। ठीक है, इसके साथ में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है
वो पंजाब नेशनल बैंक में किया गया है। ठीक है, इसके साथ में ही जो इलाहाबाद बैंक है, इलाहाबाद बैंक का जो है विलय इंडियन बैंक में किया गया है। किस में किया गया है? इंडियन बैंक में। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। इसी तरीके से जो सिंडिकेट बैंक थी, सिंडिकेट बैंक को किस में मिला दिया गया है? तो कैनरा बैंक में मिला गया है। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 11वां प्रश्न है कि सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा है शिकोया, जेमिया पिग्मिया, साइकस या जिंगो बाइलोवा। तो बेटा अनावृत जीवी क्या होते हैं? तो इनको कहते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं नग्न बीजी। ठीक है, क्या कहते हैं? नग्न बीजी कहते हैं। और ये मरुद्भिद पौधे होते हैं, और इनमें सबसे छोटा अनावृत बीजी जो पौधा है वो कौन सा है? जेमिया पिग्मिया है। सिकोया जो है सबसे ऊंचा अनावृत बीजी पौधा है, सबसे ऊंचा। ठीक है, जो साइकस है, साइकस के तने से हम लोग क्या निकालते हैं? साइकस के तनों से साबूदाना निकलता है। साबूदाना खाते हो ना? ठीक है, इस साइकस के पौधे से ही साबूदाना निकलता है। और जो जिंगो बाइलोवा है, इसको हम लोग कहते हैं मेडन हेयर ट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मेडन हेयर ट्री भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का सही आंसर बच्चा क्या होना चाहिए? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है हमारा कि प्रोटीन, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, पोलियो होता है, मरास्मस होता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया? आप लोग जल्दी से आंसर करिएगा, तब तक मैं डिटेल बता रहा हूँ। तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग जो था वो बर्जेलियस ने किया था। किसने किया था? बर्जेलियस ने किया था। ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो जटिल कार्बनिक यौगिक है। क्या है बेटा? जटिल कार्बनिक यौगिक है, और इसमें 20 अमीनो अम्ल होते हैं। कितने? 20 अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और जो सभी प्रोटीन होते हैं, सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? नाइट्रोजन पाया जाता है। और बच्चों में जो है प्रोटीन की कमी से मरास्मस रोग हो जाता है, और इसके साथ में एक और रोग हो जाता है बच्चों में, उसको कहते हैं क्वाशीक्योर। ठीक है, ये दो रोग जो हैं बच्चों में किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से हो जाते हैं, एक मरास्मस, एक क्वाशीक्योर। ठीक है, तो 12वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है हमारा कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? कानपुर, प्रयागराज, रायबरेली या वाराणसी? बताइएगा। 13वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ पर स्थित है। अब देखिएगा, हम लोग 13वें प्रश्न तक बढ़ चुके हैं, और आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अब भी, क्योंकि अभी कल वाले प्रश्नों का भी रिवीजन करना है और 1-2 प्रश्न बचे हैं। तो वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा भैया। ठीक है, तो देखिएगा, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है वो प्रयागराज के नैनी में स्थित है। कहाँ पर है? प्रयागराज के नैनी में स्थित है। कानपुर में क्या है बेटा? तो कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र है। ठीक है, रायबरेली में क्या है? तो रेल के पहियों का कारखाना। ठीक है, क्या बनता है यहाँ पर? रेल के पहियों का कारखाना। और बनारस में क्या है? तो लोकोमोटिव वर्कशॉप है, डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप है। ठीक है, रेल से ही संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है बेटा वो कहाँ पर है?
तो प्रयागराज के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 14वां प्रश्न है, देखिएगा करंट का प्रश्न है कि बत्तख की चोंच डायनासोर नामक प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में पाए गए, बताइएगा। चिली में, वेनेजुएला में, इक्वाडोर में या पेरू में। साथ में ही आपको चारों देशों के जो है राजधानियाँ भी आप लोगों को बतानी है, चारों देशों की। ठीक है, तो देखिएगा शाकाहारी बत्तख की चोंच जो थी, डायनासोर के अवशेष जो हैं वो चिली में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं बेटा? चिली में मिले हैं। और ये कितने वर्ष पुराने हैं? तो कहा जाता है कि 72 मिलियन वर्ष पुराने हैं। कितने पुराने हैं? 72 मिलियन वर्ष पुराने अवशेष हैं। ठीक है, तो सही आंसर तो आप लोगों का चिली हो गया। बाकी मैंने आपसे कहा कि राजधानी बताइएगा, तो चिली की राजधानी क्या है? तो सैंटियागो है। क्या है बेटा? सैंटियागो। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो कराकस है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? तो क्विटो है। और पेरू की राजधानी क्या है, जल्दी से बताइएगा। तो पेरू की राजधानी बेटा लीमा है। ठीक, तो 14वें प्रश्न का सही आंसर क्या मिल गया हम लोगों को बच्चा? ए ऑप्शन आप लोगों को सही मिल गया। ठीक है, चलिए एक सेकंड, थोड़ी सी टेक्निकल समस्या के लिए माफ़ी चाहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि MQ-9 समाचार की सुर्खियों में रहा, यह क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सभी मौसमों के अनुकूल लड़ाकू विमान, मानव रहित हवाई वाहन या पनडुब्बी से प्रक्षेपित होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, बताइएगा। MQ-9 जो है वो समाचार पत्र की सुर्खियों में रहा है, ये क्या है, बताइएगा। तो देखिएगा, जर्नल एटोमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम से क्रय किए जाने वाला MQ-9 एक मानव रहित हवाई वाहन है। क्या है बेटा? मानव रहित हवाई वाहन है, जिसकी क्या है, जो 240 kTAS की गति से साथ में 50,000 फुट तक की ऊंचाई पर 1746 किलोग्राम पेलोड के साथ में 27 घंटे से अधिक हवा में उड़ान भर सकता है। मतलब 27 घंटे तक क्या कर सकता है? उड़ान ऊपर रह सकता है। 15वें प्रश्न का सही आंसर क्या मिल गया हम लोगों को? सी ऑप्शन बिल्कुल सही मिल गया है। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताइएगा कि 15 प्रश्नों तक आप लोगों की क्लास वगैरह जो है वो कैसी लगी है। फिर कल के प्रश्नों का हम लोग रिवीजन करते हैं, तो आप लोग जो है जल्दी जल्दी से हम लोग रिवीजन करेंगे, तो आप लोग आंसर जल्दी जल्दी करते रहिएगा, क्योंकि कल पढ़ाए हुए हैं, तो बस आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि कोकावर्रा और एमू पक्षी कहाँ पाए जाते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एमू पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा? तो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। तो सही आंसर क्या मिल गया था हमको? बी ऑप्शन बिल्कुल सही था हमारा। न्यूजीलैंड कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा है। और इसकी राजधानी क्या है बेटा? तो वेलिंगटन है। क्या है? वेलिंगटन इसकी राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न था कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से, कच्चा तेल उत्पादन से, बागवानी से या आलू उत्पादन से। तो देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से थी, कच्चा तेल उत्पादन से काला क्रांति थी, और बागवानी से कौन सी थी? तो स्वर्ण क्रांति थी। तो सही आंसर क्या मिल जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों को सही मिल जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न था कि न्यूनतम 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो बेटा कौन सा था? सिक्किम जो है सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला है। नागालैंड जो है वो ऋणात्मक वृद्धि दर वाला है। कैसा है? ऋणात्मक वृद्धि दर। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न था कि हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के साक्ष्य हमको किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनावली से प्राप्त हुए हैं। और बनावली बेटा कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। सुरकोटदा कहाँ पर है? तो गुजरात में है। क्या मिला था? घोड़े के अवशेष बताए थे ना, घोड़े के अवशेष। अच्छा, बनावली जो है इसको समृद्ध नगर भी कहते थे। ठीक है, इसके साथ में पांचवा प्रश्न था कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया?
तो मैंने आप लोगों को बताया था शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? डलहौजी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है, भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है इसको। ठीक है, छठा प्रश्न था कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो मैंने आप लोगों को बताया था नागपुर अधिवेशन था। और कब हुआ था ये बेटा? 1920 में हुआ था। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 अंबिकाचरण मजूमदार, बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी, कानपुर अधिवेशन 1925 सरोजनी नायडू। ठीक है, सातवां प्रश्न था निम्न में से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष बेटा कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सैनम अयंगर थे। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न है कि राज्यपाल को न्यायिक अधिकार की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 153 या अनुच्छेद 72 के द्वारा। तो सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 161 के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने, गोल्डस्टीन ने, जे थॉमसन ने या डॉक्टर होमी जहांगीर भामा ने? तो मैंने बताया था किसने की थी बेटा? चैडविक ने की थी। होमी जहांगीर भामा को क्या कहा जाता है? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न था कि निम्न में से किस गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है? तो मैंने बताया था ना रेडान गैस का। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न था विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है कब मनाया गया बेटा? 17 अप्रैल को मनाया गया। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, फिर 12वां प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए थे? तो बेटा कितने किए गए थे? 3600 करोड़ रुपए जो हैं वो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए आवंटित किए गए। 13वां प्रश्न था हमारा कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी केंद्र कहाँ स्थित है? मथुरा में, लखनऊ में, बरेली में या झांसी में? बताइएगा। तो कहाँ बताए थे? भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है? झांसी में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान, ठीक है, मथुरा में है। फिर शहीद स्मारक की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन बेटा कहाँ पर किया गया? तो नवाबों की नगरी लखनऊ में। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ में अगला प्रश्न था कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ था बेटा? तो राजस्थान में हुआ था। कितना? 41 बिलियन यूनिट के साथ में पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा ये हमारे आज के रिवीजन के भी प्रश्न थे। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्लास जो है वो पसंद आई होगी। देखिएगा 1 अगस्त से हम लोगों के ऑफलाइन बैच भी हमारे यहाँ शुरू हो रहे हैं। तो जिसको भी ऑफलाइन बैच में अगर क्लास वगैरह करनी है तो वो हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच में भी जुड़ सकता है। ठीक है, आप दिए गए नंबर पे एक बार कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग बताइएगा आप लोगों को क्लास वगैरह जो है वो कैसी लगी। ठीक है, इसके साथ में आप लोग मोटिवेशन के लिए एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है या कोई भी समस्या है या कुछ भी आप लोगों की जो भी सुझाव है हमारे लिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।